हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करा था 11th क्लास का, और उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जिनमें हमने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जिनमें हमने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन दिया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था, देखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या बेसिस लिया गया, और फिर हमने देखा क्यों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड किया गया था। सिमिलरली हम आगे भी जो सिस्टम से, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन सबको भी किसी न किसी रीजन के लिए डिस्कार्ड कर दिया गया। तो जो बहुत दिनों तक एक्सेप्टेड था, बहुत दिनों तक जिन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे थे, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बारे में हम पहले देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और फिर एक एक करके सारे के सारे किंगडम का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये किसने दिया था? ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, तो यहां लिख देंगे गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने जो बेसिस लिया था, यानी हम पहले से भी पढ़ते आ रहे, किसी भी चीज को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए एक बेस लेते हैं, एक आधार लेते हैं। जैसा कि हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी देखा था कि कुछ बेसिस पे ही उनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, बट उनका जो बेसिस था वो ज्यादा नहीं था, जिस कारण से उनको क्या किया गया था, डिस्कार्ड किया गया था। और भी हमने देखे थे रीजंस कि बहुत सारी चीजों को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसी कारण से उसको डिस्कार्ड किया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए जो बेसिस लिए गए वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। देखते हैं कौन कौन सा लिया गया। सबसे पहला जो बेसिस लिया गया, यानी जिस बेसिस पे ये 5 किंगडम बनाए गए, सबसे पहला बेसिस लिया गया सेल स्ट्रक्चर। क्या बेसिस लिया गया? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम लोग डिटेल में साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, और इवन आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर इन सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। तो सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब, या सेल प्रोकैरियोट है यानी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, या सेल यूकैरियोटिक है यानी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे हमारे अंदर कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे इन्होंने किंगडम को क्या किया? क्लासिफाई किया। तो पहला सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? सेल को, किंगडम को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो पहला बेसिस याद रखिएगा, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बेसिस जो इन्होंने लिया, दैट इज सेल स्ट्रक्चर के बाद इन्होंने देखा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, मैम थैलस क्या होता है? तो बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोग थैलस नाम आई थिंक पहली बार सुन रहे होंगे। यहाँ हम थोड़ा सा समझते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आगे प्लांट किंगडम के अंदर इसे हमें डिटेल में पढ़ना है।
थैलस का मतलब होता है जो मेन प्लांट बॉडी होता है, प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस। मतलब अगर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा तो उसको एक कैटेगरी में, एक किंगडम के अंदर रखेंगे। डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, यानी रूट, स्टेम, लीफ क्लियरली डिफाइन नहीं होगा, नहीं डिफरेंशिएटेड होगा, तो उसे एक अलग किंगडम के अंदर रखेंगे। तो वही बेस इन्होंने यहां लिया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। या तो डिफरेंशिएटेड होगा थैलस, यानी बॉडी डिवाइडेड होगा, रूट, स्टेम, लीफ में क्लियरली दिख रहा होगा कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ है, तो एक किंगडम के अंदर रखेंगे। नहीं दिख रहा होगा तो दूसरे किंगडम के अंदर रखेंगे। ये बेसिस आर.एच. व्हिटेकर ने दूसरा लिया। तो यहां हम क्लियरली यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटेड और नॉट, या तो डिफरेंशिएटेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्होंने जो बेसिस लिया वो क्या था, वो था जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग किंगडम के अंदर। इस बेसिस पे भी उन्होंने क्या किया, किंगडम को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट बेसिस क्या लिया उन्होंने, नेक्स्ट बेसिस लिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी इन्होंने किंगडम क्लासिफाई किया। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही तरह से होगा, या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां लिख देंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। और भी बेसिस लिए, और क्या बेसिस थे, नेक्स्ट बेसिस जो इन्होंने लिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस जो इन्होंने लिया, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको क्लियर होगा, यानी न्यूट्रिएंट का माध्यम क्या है, किस तरह से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इस बेसिस पे भी उन्होंने किंगडम को क्लासिफाई किया। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इधर ऑटोट्रॉपिक, इधर हेटरोट्रॉपिक। तो यहां पे हम लिख देंगे ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इस बेसिस पे भी इन्होंने क्या किया, किंगडम को क्लासिफाई किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने नेक्स्ट क्या लिया, जैसे इन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन लिया, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, देन इन्होंने लिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर इन्होंने चूज किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन सेल वॉल कंपोजिशन। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिया, सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन, जैसा कि बच्चों हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है ये चीज कि सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। इन्होंने सेल वॉल का कंपोजिशन लिया, यानी सेल वॉल जो है किसमें सेल्यूलोज का बना है या किसमें नहीं बना, यानी सेल्यूलोज किसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी इन्होंने किंगडम को क्लासिफाई किया। तो नेक्स्ट हम यहाँ ये चीज जरूर मेंशन करेंगे कि सेल्यूलोज इज प्रेजेंट और नॉट, सेल्यूलोज प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे भी आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया किंगडम को। क्लियर? तो जो इम्पोर्टेंट, ये जो हम लिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट बेसिस है जिनके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, वहां भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या बेसिस लिए गए थे, क्या क्या कैरेक्टर्स लिए गए थे जो कि क्या सारे किंगडम में प्रेजेंट थे या नहीं थे, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना अभी समझिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके लिए जो बेस लिए थे वो कौन कौन से थे, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल कंपोजिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं आगे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है।
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या बेसिस लिया गया था वो हमने देख लिया। एंड हमने देखा, पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या आ रहा था। पहला मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया। ये 5 किंगडम थे जो आर.एच. विटेकर ने दिए थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, गिवन बाय कार्ल वूज। किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया है, कार्ल वूज। इन्होंने ये कैसे दिया, तो जब ये सीक्वेंस देख रहे थे 16S rRNA का, तब इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। तो इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे यहाँ। when he was studying the sequence of, किसका सीक्वेंस देख रहे थे, सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA, 16S rRNA, then he gave the 6 kingdom classification, 6 kingdom classification। और इसके बाद ही इन्होंने कंसेप्ट दिया था 3 डोमेन ऑफ लाइफ का। यानी इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही इन्होंने क्या बताया, देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बताया, गिव द कंसेप्ट of 3 domains of life। और वो कौन कौन से डोमेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 डोमेन जो थे लाइफ के, वो कौन कौन से थे, ये देखिएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट डोमेन इन्होंने बताया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इन्होंने बोला फर्स्ट डोमेन इज आर्की। क्लियर, पहला डोमेन क्या बताया इन्होंने, आर्की। अनदर डोमेन इन्होंने बताया बैक्टीरिया, अनदर डोमेन इज बैक्टीरिया। एंड थर्ड डोमेन इज यूकैरिया। बच्चों यहाँ ये चीज आपको याद रखना है, इन्होंने बोला कि जितने भी क्लासिफिकेशन किंगडम्स हैं, सारे के सारे किंगडम, जो 6 किंगडम इन्होंने बताया, वो 6 किंगडम इन्हीं तीनों डोमेन के अंदर आते हैं। क्लियर, यानी आपको ये पॉइंट नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिए क्या है कि ऑल दी 6 किंगडम्स आर कैटेगराइज्ड या ग्रुप इनसाइड दीज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो कौन कौन से, आर्की के अंदर जो आ रहा था, इन्होंने जिस किंगडम को रखा विच इज आर्की बैक्टीरिया। किसे रखा इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने ट्रू बैक्टीरिया को रखा विच इज यू बैक्टीरिया। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है। एंड यू कैरिया के अंदर इन्होंने बचे हुए 4 किंगडम को रखा, कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया। इन चारों किंगडम को इन्होंने कौन से ग्रुप के अंदर रखा, यूकैरिया के अंदर। तो इनका कहना यही था कि सारे के सारे जो 6 किंगडम है, वो किंगडम इन्हीं 3 डोमेन्स के अंदर आते हैं। डोमेन्स कौन कौन से हैं, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है विच इज प्रोजिनोट। तो यहां हम इस पॉइंट को भी लिखेंगे। इससे पहले हम ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कि ऑल दी 6 किंगडम
are grouped in these three domains of life. These three domains of life. क्लियर बात स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अब लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कहना ये था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर है जिसे हम बोलते हैं प्रोजीनोट। ये किसका कहना था? कार्ल वूज का। तो इस पॉइंट को भी हम जरूर मेंशन करेंगे। ही ऑल्सो सेड दैट all the living organism have a common ancestor जिसे हम क्या बोलते हैं? called progenote. What we call progenote. समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा था उसको डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरी में, जो कि आर एच विटेकर ने किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन्हें कार्ल वूज ने उसी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम ही दे दिया, यानी आर्की बैक्टीरिया एक अलग किंगडम और यू बैक्टीरिया एक अलग किंगडम। बस यही डिफरेंस है आर एच विटेकर और कार्ल वूज के क्लासिफिकेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जितने भी किंगडम है, यानी जो 6 किंगडम है, इन 6 किंगडम में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं या किस में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि जो किंगडम सिस्टम दिया गया है, यहाँ बच्चों मैंने मोनेरा लिखा है, यानी आर एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बिकॉज कार्ल वूज ने जो दिया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वो मोनेरा के अंदर ही आते हैं आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उसे मोनेरा किंगडम के अंदर ही अभी देखा है, क्योंकि कैरेक्टर्स जो होंगे वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के यहाँ पे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? इसके बाद जब हम एक एक करके क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां हम आर्की बैक्टीरिया अलग पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया अलग पढ़ेंगे। क्लियर बात? ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं कि वो जो किंगडम है वो उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम बात करते हैं मोनेरा का, तो मोनेरा में जो भी आता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों आ रहे हैं मोनेरा के अंदर, तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। क्लियर बात बच्चों? कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। याद रखिएगा इस चीज को। फिर नेक्स्ट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमालिया, इन सब का जो होगा सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे, इसमें क्या हो गया? यूकैरियोटिक। फंगी के अंदर भी क्या होगा? यूकैरियोटिक। अगेन प्लांटी के अंदर भी क्या होगा? यूकैरियोटिक। उसी तरह एनिमालिया के अंदर भी क्या होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है ना? सो सेल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो मोनेरा सिर्फ कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मोनेरा के अंदर नहीं होगा। यहां हमने दूसरा कैरेक्टर क्या लिया? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। बाकी सारे यूकैरियोटिक है तो सब में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जो हमने देखा दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी हम आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। इवन हम लोग आगे जो हमारा चैप्टर है साइटोलॉजी, उसके अंदर भी हम देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना? तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट फिर बात करते हैं राइबोसोम। मेन राइबोसोम, जैसे राइबोसोम को हम लिखते हैं ना 70S या 80S। अब ये 70S और 80S क्या है बच्चों, ये हम लोग साइटोलॉजी में डील करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि मोनेरा के अंदर कौन सा राइबोसोम्स होता है। मोनेरा के अंदर होता है 70S और बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमालिया, इन सब में क्या होता है 80S। ये कैसे होता है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी के अंदर। अभी बस आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो मेन राइबोसोम, बाकी सब में 80S एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा में क्या होगा 70S राइबोसोम। फिर डीएनए आरएनए की बात करते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। सो सारे के सारे किंगडम के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे जो हिस्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलता है। तो हम पहली चीज तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा, बट बाकी सारे में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, तो ये हमें सब जगह मिलेगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, यानी यहाँ हम देख रहे हैं डीएनए, उसके साथ क्या जुड़ा है हिस्टोन। तो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन तो यहाँ नहीं ना मिल रहा था, सो यहाँ तो ये भी नहीं मिलेगा, यानी क्रोमोसोम्स यहाँ पे मोनेरा के अंदर नहीं मिलेंगे, बट बाकी सबके अंदर मिलेगा। तो मोनेरा के अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम नहीं मिलता है। तो यहाँ एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हम लोग साइटोलॉजी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ जो भी बताया जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोगों का आगे बढ़ता जाएगा, हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको जितना बताया जाता है क्लास में आप उतना लर्न कीजिए, और हाँ साथ साथ एनसीईआरटी जरूर लर्न कीजिए। एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हम यहाँ कवर करते हैं, आप एनसीईआरटी में इसे पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और भी सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं, तो यू फर्स्ट नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें तो सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो है ये मोनेरा में कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होगा बट नॉन सेल्यूलोजिक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा था आर एच विटेकर ने जो बेसिस लिया था उसमें सेल वॉल के बारे में क्या लिया था, सेल वॉल का कंपोजिशन लिया था, यानी सेल्यूलोज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मोनेरा कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। मोनेरा इज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, कंटेन नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। प्रोटिस्टा में क्या होता है, कुछ प्रोटिस्टा में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन सम हम ये लिखेंगे, प्रेजेंट इन सम। फंगी की बात करें, इसमें भी कैसा होगा, नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक। प्लांटी सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक। एंड एनिमैलिया की बात करें तो इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर की बात करें तो मोनेरा जो है या प्रोटिस्टा जो है, ये यहां से लेकर के अगर प्रोटिस्टा तक देखें तो ऑल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर हम फंगी से लेकर के प्लांट एनिमैलिया तक की बात करें तो मोस्टली कैसा होगा, ये जो होगा ये होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यहां एक एक्सेप्शन है, फंगी में ओनली ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ओनली ईस्ट इज यूनिसेलुलर, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे हम देखते हैं किसी में सिर्फ सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ क्या होगा, सेल्यूलर ग्रेड होगा। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें क्या टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये देखने को मिलता है। तो अगर हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे हायर ग्रेड हमें एनिमैलिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या रहता है आपको, सेल्यूलर ग्रेड भी मिलता है, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड
ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ये हमें देखने को मिलता है। प्लांटी में बात करें तो प्लांटी में हमें क्या देखने को मिलता है, टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड, ठीक है। फिर हम फंगी की बात करें तो फंगी में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें देखने को मिलेगा लूज टिश्यू ग्रेड मिलेगा एंड ऑल्सो सम मल्टी सेलुलर ग्रेड, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, इस वजह से हम लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर ग्रेड। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो कैसा ग्रेड होगा, सेल्यूलर ग्रेड, ठीक है बच्चों। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो मोनेरा में क्या होता है, हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या कुछ केसेस में हमें यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो मोनेरा के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हम मोनेरा के लिए लिख रहे हैं, यहाँ इसको थोड़ा क्लियर करके लिखेंगे, ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो इस पॉइंट को भी हम लिख देंगे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हमने मोनेरा भी देख लिया। प्रोटिस्टा और फंगी की बात करें तो यहाँ जो होता है, यहाँ ऑल 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन सा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, ठीक है। कैसा होता है, वेजिटेटिव। प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे मोस्टली कैसा होगा, मोस्टली यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो प्रेजेंट। और एनिमालिया के केस में क्या होता है बच्चों, आपको पता है, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर, ठीक है ना। सो दीज आर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हमें इन सब में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें मोनेरा, तो मोनेरा में कुछ केसेस में हमें देखने को मिलेगा, सम केसेस, प्रोटिस्टा में भी कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फंगी में हमें देखने को नहीं मिलेगा, प्लांटी में ज्यादातर में हमें क्या देखने को मिलता है, फोटोट्रॉपिक यानी मोस्टली, और एनिमैलिया में भी हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ दी कैरेक्टर्स जो कि हमें लर्न होने चाहिए सारे किंगडम के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक लास्ट कैरेक्टर देखते हैं विच इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, देख रहे हैं किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सबका क्या है उसे हम एक बार देख लेते हैं, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सबसे डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेंगे।
ऑटोट्रॉपिक भी होता है मोनेरा के अंदर। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से फूड प्रिपेयर करना, तो इसके दो प्रोसेसेस है, दोनों प्रोसेसेस आपको मोनेरा में देखने को मिलेगा। यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और कीमो यानी केमिकल के थ्रू भी प्रिपेयर करते हैं फूड, और लाइट के प्रेजेंस में भी फूड प्रिपेयर करते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है मोनेरा के अंदर, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है हमें मोनेरा के अंदर। हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक देखने को मिलता है, सैप्रोफिटिक देखने को मिलता है एंड सिम्बायोटिक देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मोनेरा के अंदर आ क्या जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है। तो ये सारे मोनेरा के अंदर आते हैं जिनमें आपको ये हर तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमें फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी लाइट के प्रेजेंस में ये फूड प्रिपेयर करते हैं। देन हेट्रोट्रॉपिक देखने को मिलता है, और हेट्रोट्रॉपिक में भी आपको मेनली पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपके डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम, मोल्ड्स ये सब आ जाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। हम ये जितने भी इनके कैटेगरी है ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। फंगी की बात करें तो यहाँ सिर्फ आपको हेट्रोट्रॉपिक देखने को मिलेगा। हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। ये आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज इन सब में आपको इस तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। प्लांटिंग की बात करें तो हम सब जानते हैं प्लांट्स में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एक एक्सेप्शन है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं ये, इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लांट में आपको मोस्टली फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। प्लांट के अंदर क्या क्या आ जाता है, अलगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में आपको इस तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनिमालिया, इसमें आपको ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और कैसा होता है, होलोजोइक यानी कॉम्प्लेक्स फूड को माउथ के थ्रू लेते हैं और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको एनिमालिया के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। सो विथ दिस हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस था और उनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे उन सबको हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पहला किंगडम है विच इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे एंड देन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, इन सारे को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।